दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे और जीएस हब कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है फंड्स, यानी इसको हिंदी में दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक कोष या निधि या निधियां। ये जो फंड होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। एक कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि, कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि, एक तीसरा पब्लिक अकाउंट। इसको हिंदी में दो तरीके से नाम लिया जाता है। एक, चाहे आप इसको लोक लेखा खाता कहें या पब्लिक अकाउंट को आप सार्वजनिक खाता कहें, दोनों बात एक ही है। आप अगर चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि यहां पे अगर आप या लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। ए या। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, एक दो बात ध्यान में रखने की जरूरत है। एक, ये जो आपने भी लिखा है ना, फंड जो तीनों बनाए गए हैं, ये तीनों फंड केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारें यानी स्टेट गवर्नमेंट दोनों के होते हैं, यानी दोनों के अलग अलग होते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान देने वाली क्या है कि संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा खाता यानी कंसोलिडेटेड कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होगा और स्टेट गवर्नमेंट का अलग होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें, ये जो दो तीनों अकाउंट हैं, इन तीनों अकाउंट का जो चीफ है, जो उसका मुखिया है, जो उसका अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता यानी जो उसका चीफ है, वो चीफ कौन होगा? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है तो भारत का राष्ट्रपति होगा, अगर वो केंद्र सरकार का है तो भारत का राष्ट्रपति होगा, और अगर वो राज्य सरकारों का है तो उस राज्य का राज्यपाल होगा। यानी दो पॉइंट हुए। एक, ये जो तीन निधियां हैं, ये तीनों निधियां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अलग अलग होंगी, यानी केंद्र सरकार की संचित निधि अलग होगी, राज्य की संचित निधि अलग होगी। इसी तरीके से ये जो तीनों फंड बनाए गए हैं, ये जो तीनों अकाउंट बनाए गए हैं, अगर वो केंद्र सरकार का फंड होगा तो उसका जो चीफ होगा, जो उसका मुखिया होगा, जो उसका अधिष्ठाता होगा, वो भारत का राष्ट्रपति होगा। और अगर वो राज्य सरकार की निधि है यानी राज्य संचित निधि है तो उसका जो चीफ होगा, अधिष्ठाता, वो राज्य का राज्यपाल होगा। एक नेक्स्ट बात थोड़ा ध्यान में रखें, वो ये है कि ये जो तीनों आपने अकाउंट लिखा है, इन तीनों अकाउंट में से केवल जो पहला वाला अकाउंट है यानी जो संचित निधि है, उस संचित निधि की अपनी एक खास विशेषता, उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। फीचर क्या है, उस फीचर पे थोड़ा आपसे जिक्र करते हैं। तो अब पहला शुरुआत कहां से करते हैं, सेशन को आगे कहां से बढ़ाते हैं? संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से। तो पहली बात क्या हो गई कि हमने आपको पहले से बताया कि अगर वो संचित निधि है तो केंद्र का भी होगा, केंद्र सरकार का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का होगा। अब अगर मान ले ऐसा है, केंद्र की संचित निधि है तो हम लोग उसको कहते हैं केंद्रीय संचित निधि, केंद्रीय संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको कई बार हम लोग संक्षेप में CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वो राज्य सरकार की संचित निधि है तो हम उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है राज्य संचित निधि, राज्य संचित निधि यानी स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। पहले से हमने आपको बताया कि राज्य संचित निधि का जो मुखिया होगा वो राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर होगा, और जो केंद्र सरकार की संचित निधि है उसका जो मुखिया होगा वो भारत सरकार का राष्ट्रपति होगा। अब चर्चा हमारा क्या है, चर्चा की विषय वस्तु क्या है इस डिस्कशन का कि संचित निधि जो बनाई गई है, हमने आपसे बताया कि जो ये तीनों निधियां हैं, इन तीनों निधियों में से अकेली एक निधि ऐसी है, ये अकेला फंड ऐसा है
कंसोलिडेटेड फंड अकेला फंड ऐसा है जहां पर जो पैसा जमा हुआ है वो पैसा अगर सरकार निकाल के खर्च करना चाहती है तो विधायिका की अनुमति लेना आवश्यक है। मतलब क्या है, बात को थोड़ा समझें। मतलब ये हुआ कि सरकार ये चाहती है कि संचित निधि में यानी कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आया हुआ है, जो पैसा जमा हुआ है, उसको कौन निकालना चाहता है? तो हमने आपसे बताया सरकार निकालना चाहती है। यहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दें कि सरकार शब्द का यहां पर मतलब क्या है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया सरकार किसको कहते हैं, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मित्रों, बहुत आसान भाषा में आपको एक उदाहरण देते हैं। आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे कई बार हम कहते हैं कि बंगाल में किसकी सरकार है, तो तुरंत आप क्या बताते हैं? ममता बनर्जी की सरकार है, दीदी की सरकार है। यूपी में किसकी सरकार है, तब आप क्या बताते हैं? योगी जी की सरकार है। इसी तरीके से हर राज्य में किसकी सरकार है, तो हम राज्य के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं। लेकिन अगर मान लें हम आपसे कहते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार है, तो आज अभी मोदी जी की सरकार है, किसी जमाने में इंदिरा जी की सरकार थी, किसी जमाने में राजीव जी की सरकार थी, किसी जमाने में नेहरू जी की सरकार थी, तो किसी जमाने में शास्त्री जी की सरकार थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सरकार से मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो सभी प्रकार के मंत्री हैं वो। ठीक है, सरकार से मतलब किससे है? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद किसकी हो सकती है? केंद्र सरकार की भी हो सकती है और राज्य सरकार की भी हो सकती है। ठीक, ये ध्यान रखें कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक बुलाई जाती है, कोई भी मीटिंग बुलाई जाती है, तो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता यानी उसकी चेयरमैनशिप करने का काम सिर्फ 2 लोग करते हैं। अगर वो केंद्र की मंत्रिपरिषद है और इसकी बैठक बुलाई जा रही है तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता करेगा, और अगर वो राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद है तो अगर उसकी बैठक बुलाई जा रही है तो उसकी अध्यक्षता हमेशा उस राज्य का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री करेगा। मतलब क्या हुआ? अब आपको एक यहां पे अगला सवाल मिला कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है। यह सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है, तो आपका सीधा जवाब क्या हो गया कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वहां पे आपको यह ध्यान में रखना है कि केंद्र की मंत्रिपरिषद की बात हो रही है या राज्य की। तो अगर वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा रही है, तो भारत का प्राइम मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर मान ली वो राज्य की मंत्रिपरिषद है और उसकी बैठक बुलाई जा रही है तो उस राज्य का चीफ मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता करेगा। बाकी इस मंत्रिपरिषद के ऊपर डिस्कशन हम पॉलिटिक्स की किसी क्लास में करेंगे, किसी सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए। आज के मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा विषय केवल ये था कि जब संचित निधि से कभी भी सरकार यानी मंत्रिपरिषद पैसा निकालना चाहती है तो करना क्या होता है। देखिए मित्रों, होता ये है यहाँ पे कि जब आपको कभी भी यहां से पैसा निकालने की जरूरत पड़े यानी सरकार को पैसा निकालना पड़ेगा, तो जहां एक चीज ये ध्यान में रखें, संचित निधि के मामले में एक तो आपको बताया गया सरकार, यानी आसान भाषा में बहुत ही ब्रीफ वर्ड में संक्षिप्त तरीके से सरकार से मतलब मंत्रिपरिषद से होता है। हमने आपसे पहले से बताया कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है, या तो पीएम करेगा या तो राज्य का सीएम करेगा। अब आप जरा दूसरी चीज पे आते हैं। वहीं पे एक चीज ये भी ध्यान में रखें कि यहां पर एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेचर। तो विधायिका में कौन आता है? विधायिका मतलब एक ऐसी बॉडी, लेजिस्लेचर क्या है? एक ऐसी बॉडी है, राज्य व्यवस्था का वह हिस्सा है, वह अंग है जो क्या करती है? कानून बनाती है। कानून बनाती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, लेजिस्लेशन करती है, कानून बनाती है। और जो सरकार है, सरकार से मतलब किसी मंत्रिपरिषद से, इसी सरकार को हम लोग कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये ध्यान रखिए मित्रों, विधायिका यानी लेजिस्लेचर कानून बनाएगी
और बने हुए कानून का पालन जो करेगी, जो उसका पालना करेगी, जो उसको ग्रासरूट लेवल पे लागू करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, उसी बॉडी का नाम कार्यपालिका है। एक लाइन का निष्कर्ष क्या है? विधायिका वह हिस्सा है, यानी विधायिका राज व्यवस्था का वह हिस्सा है जो कानून बनाती है, यानी लेजिस्लेचर क्या है? जो पॉलिसी मेकिंग करती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव क्या है? यानी इस कार्यपालिका को हम कई बार सरकार कहते हैं। और कार्यपालिका क्या है? राज्य व्यवस्था का वह हिस्सा है जो कि इन्हीं बनाए गए कानूनों को जमीनी धरातल पे वो उसको लागू करती है, वो उसको ग्रासरूट लेवल पे इंप्लीमेंट कर देती है। यानी लेजिस्लेशन ऑफ पॉलिसी लेजिस्लेचर करेगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एग्जीक्यूटिव करेगा। यहां तक बात क्लियर? सरकार में कौन आया? मंत्रिपरिषद आ गई। जैसे आप कहते हैं योगी की सरकार या मोदी जी की सरकार या ममता बनर्जी जी की सरकार, उसी तरीके से विधायिका में क्या आएगा? तो यहाँ पे बहुत संक्षेप में समझें, एक तरफ संसद होती है। आपको पहले से बताया गया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें आपका प्रेसिडेंट यानी भारत सरकार का राष्ट्रपति आएगा, उसी तरीके से लोकसभा आएगी और इसी तरीके से यहाँ पे राज्यसभा आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद के ये 3 अंग हुए। अगर आप मान ले राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर होता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल, उसके भी 3 अंग होंगे। 3 अंग कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह राज्य का राज्यपाल होगा, यानी गवर्नर बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? लोकसभा की जगह कौन होगा? विधानसभा यानी असेंबली होगी, स्टेट असेंबली होगी। और राज्यसभा की जगह यहाँ पे कौन होगा? विधान परिषदें होंगी, जिसको आप काउंसिल कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मित्रों जरा ध्यान में रखें, जब आप कभी विधायिका यानी लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, और कानून बनता कहां पे है? यहां पे। कानून कहां बनेगा? यहां पे। संसद की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद में। अगर मान ले विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ विधानसभा में। मतलब एक लाइन का क्या हुआ? हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स के इस टर्म को समझाने के लिए थोड़ा इसका आपका जो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो राज्य व्यवस्था का जो हिस्सा है, उसको थोड़ा क्लियर करना जरूरी था। अब विषय पर आते हैं। हमने आपसे क्या कहा कि सरकार यानी कार्यपालिका, आसान भाषा में कहें मोदी जी, योगी जी या दीदी जी यानी ममता बनर्जी जी क्या चाहती हैं कि संचित निधि से पैसा निकालें। काहे के लिए निकालें? इसलिए निकालें कि उनको सड़क बनवाना है, उनको कॉलेज बनवाना है, उनको हॉस्पिटल बनवाना है, कोई कल्याणकारी योजना यानी वेलफेयर स्कीम चलानी है, तो उनको पैसे की जरूरत होगी। पैसा की जरूरत होगी तो पैसा निकाला जाएगा। पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? तो उसका जवाब क्या है? संचित निधि से निकाला जाएगा। मतलब क्या हुआ मित्रों? मतलब ये हुआ कि संचित निधि है, इसमें बहुत सारा पैसा जमा है। पैसा कहां से आता है हम आपको बाद में बताएंगे, अभी इसी सेशन में बताएंगे। संचित निधि से पैसा निकालना है। किसको निकालना है? सरकार यानी मंत्रिपरिषद को निकालना है। मंत्रिपरिषद यानी आप आसान भाषा में कहें कि पीएम या सीएम को निकालना है। काहे के लिए निकालना है? वो सड़क बनवाना चाहती है, कॉलेज बनवाना चाहती है, हॉस्पिटल बनवाना चाहती है, पुल बनवाना चाहती है, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। कोई भी कल्याणकारी यानी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है, उसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। आप कल्पना करें कि सरकार सड़क बनाने के लिए ये कहती है कि हमको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। यानी 1000 करोड़ रुपए कौन मांग रहा है? सरकार मांग रही है, यानी मंत्रिपरिषद मांग रही है, या यूं कह लें पीएम और सीएम मांग रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये किससे पैसा मांगते हैं? उसी के लिए हमने आपसे कहा कि जब संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, कौन निकालता है? सरकार निकालती है। किस लिए निकालती है ये हमने आपको बता दिया। अब आपको देखना ये है कि अगर ये निकाला जा रहा है तो इसको परमिशन लेने की जरूरत होती है, इसको अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। अप्रूवल किससे लिया जाता है मित्रों? लेजिस्लेचर से, यानी विधायिका से, यानी जो कानून बनाने वाली संस्था है। और इसमें आ कौन रहा है? हमने आपसे पहले से बताया कि विधायिका में ये दोनों लोग आएंगे। इन दोनों लोगों में कौन आएगा? जैसे कानून बनाने के लिए जो प्रपोजल या जो प्रस्ताव लाया जाता है, या यूं कह लें जो विधेयक लाया जाता है, उसको कहां पे लाया जाता है? तो विधायिका में लाया जाता है। और विधायिका कौन है? केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषदें। आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि विधान परिषद नहीं है तो कोई बात नहीं है, विधानसभा तो जरूर होगी।
तभी तो विधायिका बनी है, तभी तो वहां पे सीएम है। अब मतलब क्या हुआ, सरकार 1,000 रुपए निकालना चाहती है। कौन चाहता है? मंत्रिपरिषद चाहती है, सरकार चाहती है, सड़क बनाना चाहती है। अब वो क्या करेगी, एक प्रस्ताव यानी एक प्रपोजल, एक विधेयक कहां पर लेके आएगी? सदन यानी हाउस में लेके आएगी। हाउस में आप इसको जानते ही हैं, जो अभी आपने यहां पे लिखा है विधानसभा और विधान परिषदें, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब क्या है? ये यही क्या है? ये सदन है, ये हाउस है, जिसमें से उच्च सदन और निम्न सदन दोनों शामिल है। अब क्या है, सरकार को 1,000 चाहिए। 1,000 जब वो निकालना चाहेगी तो वो सदन में यानी इन्हीं दोनों में से, अगर केंद्र ला रही है तो लोकसभा और राज्यसभा में, राज्य ला रहा है तो विधानसभा और विधान परिषद में, क्या करेगी? एक विधेयक लेके आएगी। उस विधेयक को क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक। अंग्रेजी में आप इसको क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है? एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? तो मित्रों ये ध्यान में रखें, विनियोग विधेयक मतलब एक ऐसा विधेयक, एक ऐसा बिल जिसमें सरकारी खर्च, सरकारी व्यय, सरकारी खर्च या व्यय का विवरण होता है, यानी डिटेल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब क्या हुआ? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल कैसा विधेयक है? एक ऐसा विधेयक है जिसमें सरकार के खर्च का या सरकार के व्यय का डिटेल यानी उसका विवरण दिया जाता है, यानी डिटेल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये ध्यान दे, इस शब्द पे ध्यान दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार को पैसा निकालना है, कहां से? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है। तो वो पैसा निकालने के लिए जो विधेयक सदन में लाया जाएगा, उसी विधेयक का नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल है। क्लियर? अब हम आपसे क्या उदाहरण क्या दे रहे थे? सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को, आसान भाषा में कहें पीएम को या सीएम को, सड़क बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए उसको 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब अगर उसको इतनी की जरूरत है तो वो पैसा क्या करेगी? वो क्या करेगी? यही 1,000 करोड़ रुपए निकालेगी तो कहां से निकालेगी? निकालेगी संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। अगर वो संचित निधि से पैसा निकालेगी तो वो संचित निधि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हो सकती है। अब पैसा कौन निकाल रहा है? हमने आपसे क्या बताया कि ये जो पैसा 1,000 करोड़ निकाला जा रहा है, ये सरकार निकालेगी, गवर्नमेंट निकालेगी, या यूं कह ले मंत्रिपरिषद निकालेगी। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? ये हमने आपको पहले से बता दिया। मुख्यमंत्री का इसका मुखिया पीएम और सीएम होगा। अब आप जरा सोचें, ये जो 1,000 करोड़ रुपए निकाला जाना है संचित निधि से, तो हमने आपसे क्या बताया? संचित निधि से पैसा निकालने की जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, वो व्यवस्था ये है कि सरकार यानी यही जो मंत्रिपरिषद है, ये क्या करेगी? सदन में यानी संसद में या राज्य विधानमंडल में एक विधेयक लेकर आएगी, एक बिल लेकर आएगी। उस बिल का नाम क्या है? तो आपको बताया गया, उसी बिल का नाम है विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक कहां पे लाया जा रहा है? सदन में लाया जा रहा है। अब अगर मान ली केंद्र सरकार पैसा निकाल रही है तो यहां पे लोकसभा हो गई और यहां पे राज्यसभा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार यानी मंत्रिपरिषद सड़क बनाने के लिए उसको 1,000 करोड़ की जरूरत है। वो क्या करेगी? सदन में एक विनियोग विधेयक लेके आएगी। विनियोग विधेयक में क्या है? हमने आपसे कहा सरकारी खर्च का विवरण है। सरकार अपने डिटेल में क्या बताएगी कि भैया, सदन में क्या बताएगी कि भैया हमको 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप लोग हमें 1,000 करोड़ रुपए देने की अनुमति प्रदान करें ताकि हम संचित निधि से पैसा निकाल लें। क्लियर? अब आप जरा सोचिए, जब ये सदन में ये विनियोग विधेयक लाया जाएगा तो जब ये विनियोग विधेयक दोनों सदन पास कर देंगे, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, तो ये 1,000 करोड़ रुपए सरकार तुरंत क्या करेगी? संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड से निकालेगी और निकाल के ले जाके उसको खर्च कर देगी। यानी पैसा निकाला किसके लिए गया था? सड़क बनाने के लिए, तो सड़क बनाने के लिए पैसा खर्च कर दिया जाएगा।
अगर मान लें यही सड़क राज्य सरकार में बन रही है, राज्य सरकार बना रही है, तो क्या होगा, राज्य मंत्रिपरिषद की बात आएगी, तो चीफ मिनिस्टर यानी जो उसकी सरकार है मुख्यमंत्री की, वो सदन में, तो वहां पे आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तब ये प्रस्ताव कहाँ पे लाया जाएगा, विधानसभा में। और अगर मान ले विधान परिषद बनी है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो विधेयक यानी वो बिल लाया जाएगा, पैसा निकाला जाएगा। जब पैसा निकल जाएगा तब ले जाके सरकार वो पैसा खर्च करेगी। यानी इस डिस्कशन का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन मित्रों ये निकला कि जब सरकार कभी भी संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालती है तो उसके लिए सदन में एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। उस प्रस्ताव का नाम क्या है? आपको बताया गया विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, हमने आपसे बताया एक ऐसा विधेयक है, एक ऐसा बिल है जिसमें सरकारी खर्च का विवरण दिया जाता है। सरकारी खर्च का विवरण है। जब ये विधेयक कौन पास करेगा? सदन पास कर देगा, यानी दोनों सदन इसको जब पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर देता है, तो वो जो पैसा है 1000 जो करोड़ की जरूरत थी सरकार को, वो पैसा निकाल लिया जाएगा। कहां से निकाला जाएगा? तो आपको बताया गया संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। मित्रों यहां इस बात पर थोड़ा ध्यान दें, हमने आपसे पहले ही कहा था कि संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड, इन 3 फंडों में से यानी संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा खाता या सार्वजनिक खाता, यानी कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, इन तीनों अकाउंट में से एक अकाउंट अकेला कंसोलिडेटेड फंड ऐसा फंड होता है कि जब भी यहां से सरकार यानी मंत्रिपरिषद पैसा निकालना चाहती है तो पहले उसको सदन में विधेयक लाना पड़ेगा। कौन सा? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में क्या होगा? सरकारी खर्च का विवरण है, वो चाहे सड़क बनाना हो, कॉलेज बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कोई भी चीज हो, यही उसका डिटेल दिया जाता है। सरकार पूरा डिटेल में बताती है कि हम जो 1000 करोड़ रुपए संचित निधि से निकाल रहे हैं उसको पैसे को हम कहाँ पे खर्च करेंगे। तो अब ये विधेयक लाया गया, कहां पे लाया गया? सदन में लाया गया। सदन वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हो सकता है। जब सदन पास कर देता है और उसके ऊपर इस अकाउंट का जो अधिष्ठाता है चीफ, उसके ऊपर साइन कर देता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार यानी मंत्रिपरिषद संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अधिकृत हो गई है, यानी एथराइज हो गई है। अब एक लाइन का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन मित्रों ये निकला, आपसे जहां से सवाल बार बार पूछा जाता है, घुमा घुमा के पूछा जाता है कि 3 फंड जो बनाए गए हैं उसमें से किस फंड के ऊपर पैसा निकालने के लिए संसद से या विधायिका से मंजूरी लेना, उसका अनुमोदन लेना, उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। आपका एक साल लाइन का जवाब होना चाहिए, वो संचित निधि है। संचित निधि से पैसा कैसे निकाला जाता है? पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक सदन में लाया जाता है? आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? तुरंत विनियोग विधेयक होता है। विनियोग विधेयक किसे कहते हैं यह भी आपसे पूछा जाता है। आपका जवाब होना चाहिए कि विनियोग विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सरकारी खर्च का भी जिसमें विवरण दिया जाता है। मतलब क्या हुआ? संचित निधि से पैसा निकालना है, सदन में विनियोग विधेयक लाएंगे, पैसा निकाला जाएगा। कब निकाला जाएगा? जब उसको सदन पास कर देगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा। तो संचित निधि से सरकार पैसा निकाल के खर्च कर सकती है। ये ध्यान रखें मित्रों, अगर संचित निधि से पैसा निकालने का जो प्रस्ताव, जो विधेयक, जो बिल सदन में लाया गया है, अगर उससे सदन पास नहीं करता है तो ये ध्यान रखें, सरकार संचित निधि से एक फूटी कौड़ी निकाल के खर्च नहीं कर सकती है। एक और चीज थोड़ा आपको बताते हैं, यहीं पे बात थोड़ी टेक्निकल है, फिर भी आपको बताते हैं, लेकिन उसका डिटेल हम आपको कभी दूसरे दिन दे देंगे, अगले सेशन में या अगले वीडियो में दे देंगे। देखें, ये जो पूरा डिस्कशन आपसे किया गया, इसका एक लाइन का मतलब क्या हुआ कि संचित निधि से पैसा निकालने के मामले में के रेफरेंस में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव यानी मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण किसका है? नियंत्रण यानी कंट्रोल किसका है? आपसे सवाल पूछा जाता है। यानी सरकार क्या कर रही है? संचित निधि से यानी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल रही है, संचित निधि से। और अगर वो संचित निधि से पैसा निकाल रही है
तो कौन निकाल रही है? सरकार यानी मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका निकाल रही है। तो इस कार्यपालिका जब संचित निधि से पैसा निकालेगी तो हमने आपसे पहले से कहा कि वो सदन में प्रस्ताव लाएगी, यानी विधायिका यानी लेजिस्लेचर में, सदन यानी हाउस में प्रस्ताव लाएगी। सदन क्या है? विधायिका है, लेजिस्लेचर, इसलिए कि कानून ही बनता है। आपसे सवाल क्या पूछा गया कि संचित निधि के मामले में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण किसका है? तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि वो प्रस्ताव विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन कहाँ लाया जा रहा है। आपको बताया गया सदन में, और सदन क्या है? विधायिका यानी लेजिस्लेचर है। तो हमारे सवाल का जवाब क्या हुआ कि कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण किसका है? तो एक लाइन का आपका जवाब क्या होगा कि विधायिका का नियंत्रण होता है। देखिए मित्रों, हमारा जो संविधान है, उस संविधान को संविधान सभा ने जो बनाया है, वो संविधान सभा के सदस्य हम लोगों से ज्यादा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा समझदार थे। अच्छे संविधान के निर्माण के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हर संभव, हर मुमकिन कोशिश की कि एक बेहतरीन संविधान बनाया जाए, ताकि हमारा राज्य, हमारा देश हमेशा बिना किसी खास समस्या का सामना किए हुए निरंतर आगे बढ़ता रहे। अगर मान ले, बाय द वे, समय के साथ साथ चूंकि हर चीजें बदलती हैं, हर चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उसमें संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था डाल दी थी कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि जहां पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस हो, तो उसको भी कर लिया जाए। मित्रों, ये जो कार्यपालिका के ऊपर यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो विधायिका का नियंत्रण है, उसके पीछे जरूर संविधान निर्माताओं के दिमाग में कुछ रहा होगा। क्यों रहा होगा? अब इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आपसे चर्चा क्या की गई थी कि विधायिका जब परमिशन देती है कार्यपालिका को यानी सरकार को, तब जाके वो संचित निधि से पैसा निकालती है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि संचित निधि से धन निकालने के मामले में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? तो आपका एक लाइन का जवाब क्या होगा? विधायिका का होता है। अब प्रश्न यहां पे ये बनता है कि ये जो नियंत्रण होता है, ये नियंत्रण क्यों रखा गया है? तो मित्रों, पहले यहां पे ये जानना जरूरी है कि जब संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से जब पैसा निकाला जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसा खर्च होगा। पैसा खर्च होगा तो पैसा निकाल कौन रहा है? सरकार निकाल रही है, यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव या मंत्रिपरिषद निकाल रही है। अगर पैसा सरकार निकालती है तो सीधी सी बात हो, जो पैसा निकाला जाएगा वो खर्च किया जाएगा। खर्च किया जाएगा तो सीधी सी बात है, कोई न कोई डेवलपमेंट का काम होगा, विकासात्मक काम होगा, या हो सकता है कि वो कोई ऐसा भी काम हो जो कि किसी कल्याणकारी योजना पे खर्च किया जा रहा हो। अब ये जो संचित निधि से अगर पैसा सरकार निकाल रही है विनियोग विधेयक सदन में ला करके, तो सीधी सी बात है, संचित निधि में आखिर कहीं से पैसा आता भी तो होगा, पैसा आता होगा। तो प्रश्न ये है कि ये जो पैसा आ रहा है इस फंड में से, वो पैसा आता कहां से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हमारा इस वीडियो में जो अगला कदम है, वो जो सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि संचित निधि से पैसा निकाल के सरकार खर्च कर रही है, सही है। संचित निधि में पैसा आ कहां से रहा है? मित्रों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि संचित निधि में पैसा कहां से आता है, तो अब इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखें, वो ये कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि में पैसा कहां से आ रहा है। अब इस विषय पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा क्यों कर रहे हैं वो जान लें। केवल इसलिए कि तीनों फंड में से, यानी कंसोलिडेटेड, कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट में से, अकेले तीनों फंड में से ये अकेला फंड है जहां से अगर सरकार यानी मंत्रिपरिषद पैसा निकाल रही है तो विधायिका का अप्रूवल लेना, विधायिका की मंजूरी लेना, लेजिस्लेचर का अप्रूवल ले लेना जरूरी है। बिना उसकी मंजूरी के यहां से सरकार एक फूटी कौड़ी निकाल के खर्च नहीं कर सकती है। अब हम इसीलिए इस विषय पे थोड़ा ये जानना जरूरी है कि संचित निधि में अगर पैसा आ रहा है तो पैसा आता कहां से है। मित्रों, गौर करें, पैसा कहां से आता है। देखें, पैसा आता है एक, जिसको हम लोग कहते हैं संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, यानी टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, इसका मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स। दूसरा, पैसा कहां से आएगा?
उसको कहा जाता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, जिसको आप कहते हैं पब्लिक डेट। यहां से पैसा आता है। तीसरा पैसा कहां से आता है? सरकार कुछ ट्रेजरी बिल जारी करती है। कौन सा ट्रेजरी बिल? जिसको हम लोग हिंदी में कई बार राजकोषीय प्रपत्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल्स, यहां से पैसा आता है। एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, अभी आपको बताते हैं, डिटेल फिर समझा देंगे आपको। उसको हम लोग कहते हैं WMA। इसका फुल फॉर्म है WMA का। इसको कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम। WMA, इसका फुल फॉर्म आपको क्या बताया गया? वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम। इसको हम लोग हिंदी में अर्थोपाय अग्रिम प्रणाली कहते हैं। अर्थोपाय अग्रिम प्रणाली हिंदी में कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? संचित निधि में पैसा कहां से आ रहा है? संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट्स, सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट, ट्रेजरी बिल्स जिनको तदर्थ राजकोषीय प्रपत्र में हिंदी में कहा जाता है, और आपने क्या लिखा? WMA यानी वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम। हिंदी में आप लिखा अर्थोपाय अग्रिम प्रणाली। पैसा यहां से आता है। देखिए मित्रों, ये जो आपने लिखा ना, ये इधर वाला, ये सब, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, बहुत ही तकनीकी शब्द है, लेकिन प्रश्न अक्सर यहां से पूछा जाता है, खास करके जैसे अगर मान लो वो सिविल सेवा है, तो इन शब्दों को बहुत ही संक्षेप में भी आपको यहाँ पे बताते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे, जिसको कभी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, संचित निधि से पैसा कहां से आ रहा है? इन चार चीजों से। ये जो आपने लिखा है ना कि संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों में हम यहाँ पर क्या क्या चीज शामिल करेंगे, चर्चा करते हैं। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मित्रों ये ध्यान में रखें, यहां पे दो चीज शामिल की जाती है। एक जिसको कहा जाता है कर प्राप्तियां यानी टैक्स रिसिप्ट्स, कर प्राप्तियां यानी टैक्स रिसिप्ट्स। दूसरा जिसे कहा जाता है गैर कर प्राप्तियां, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। इसको हम लोग कहते हैं NTR यानी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। इसको कहा जाता है टैक्स रिसिप्ट्स यानी कर प्राप्तियां। जब कर प्राप्तियों की बात आए तो फिर यहां पे ध्यान में रखें, दो चीजें शामिल होंगी। एक जो डायरेक्ट टैक्स है, एक जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके ऊपर हम इसी सेशन में अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किए थे। थोड़ी देर पहले नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आएगा? टैक्स रिसिप्ट्स का मतलब होता है सरकार के खजाने में जो पैसा आ रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है? तो उसका जवाब क्या है? कर से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। कर प्राप्तियां यानी टैक्स रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? कर से होने वाली आय। कर कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। कर देगा कौन? जो जनता है, या यूं कह लें जो पब्लिक है। तो कर से होने वाली आय को टैक्स रिसिप्ट्स कहा जाता है, और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स शामिल है। संपूर्ण कर राजस्व प्राप्तियों में एक हिस्सा ये है। दूसरा आपको क्या बताया गया? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स यानी सरकार की आय का एक ऐसा जरिया, एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा माध्यम जो सरकार को गैर कर से यानी ऐसी जगह से प्राप्त होता है जो कि कर नहीं है, जो कि टैक्स नहीं होता। आप सोचेंगे ऐसी कौन सी चीज है? मित्रों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाभ है यानी प्रॉफिट है, लाभांश है यानी डिविडेंड है। एक चीज और होती है हम जिसको लोग कहते हैं ब्याज आय यानी इंटरेस्ट इनकम है।
इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज आय। ऐसी इसमें मित्रों बहुत सारी चीजें शामिल हैं, केवल संक्षेप में समझे, इसी को नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहा जाता है। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, विकल्प दिए जाएंगे, और उसी में से पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन एक ऐसा है जो कि नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंतर्गत आता है। नॉन टैक्स रिसिप्ट वगैरह के विषय में फिर से आपसे चर्चा करेंगे। आज अभी जिस टॉपिक पे हम आपसे जिक्र कर रहे हैं वहां तक आते हैं। तो संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन सी चीजें शामिल हुई? कर प्राप्तियां यानी टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। इसके बाद आपने क्या लिखा था? सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट। सार्वजनिक ऋण में भी 3 चीज शामिल होती है। डिटो सवाल आपसे पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में या कंपटीशन में, इसीलिए इन चीजों को बहुत ही केयरफुली सुने। सार्वजनिक ऋण में, पब्लिक डेट में 3 चीज शामिल होगी। कौन कौन सा? एक, आंतरिक ऋण, इंटरनल बारोइंग। दूसरा, बाह्य ऋण यानी एक्सटर्नल बारोइंग। तीसरा, अन्य देयताएं, अन्य देयताएं, या एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, अन्य दायित्व यानी अदर लायबिलिटीज। आपसे सीधे सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, उसमें से कौन एक सार्वजनिक ऋण में शामिल नहीं होता? तो ये ध्यान में रखें, सार्वजनिक ऋण में गिनती की यही 3 चीज शामिल होती है। कौन कौन सा? आंतरिक ऋण, इंटरनल बारोइंग, बाह्य ऋण, एक्सटर्नल बारोइंग, अन्य देयताएं या अदर लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है? देश के अंदर जो उधार लिया गया है, इंटरनल बारोइंग है। देश के बाहर, जैसे वर्ल्ड बैंक से या किसी दूसरे देश से उधार लिया गया, वो बाह्य ऋण है। अदर लायबिलिटीज का मतलब होता है कि अदर लायबिलिटीज में ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्ट विद लायबिलिटी होती है, यानी ब्याज युक्त देयता होती है। ब्याज युक्त देयता यानी इंटरेस्ट विद लायबिलिटी। आप सोचेंगे कैसे? आप एक शब्द सुनते होंगे, पीएफ, प्रोविडेंट फंड। जब आप किसी जॉब में होते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या कई बार जो अच्छी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो भी आपको जितनी सैलरी मिलती है उस पर से कुछ पैसा वो पीएफ के रूप में काटते हैं। पीएफ के रूप में जो पैसा काटा जाता है मित्रों, आपको पता होगा आपकी सैलरी का जितना हिस्सा पीएफ के रूप में कटेगा, उस पीएफ पे गवर्नमेंट आपको क्या देती है? ब्याज देती है। ये जो आपने पीएफ लिखा है वो क्या है? वो अदर लायबिलिटी है। हमारा टॉपिक क्या है कि संचित निधि में पैसा आ कहां से रहा है? तो हमने आपसे क्या बताया कि संचित निधि में पैसा आया संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों से। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियों में 2 चीजें शामिल हुई, एक जो टैक्स से पैसा आएगा, दूसरा जो नॉन टैक्स से पैसा आएगा। ये एक चीज हो गई। दूसरा हमने आपको क्या बताया कि पैसा कहां से आ रहा है? तो आपने लिखा सरकार जो ऋण ले रही है, सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेट है। इसमें 3 तरीके के ऋण शामिल हैं। ये सब का सब पैसा कहां पे जा रहा है? संचित निधि में। तीसरी चीज हमने आपको यहीं पे बताई थी कि आपने एक लिखा था ट्रेजरी बिल, और एक वहीं पे आपने लिखा था, चौथा आपने लिखा था WMA। मित्रों, आज की क्लास में हम आपको केवल इतना बताना चाहते हैं कि जब सरकार डेवलपमेंट का काम करती है तो उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। जब वो सरकार पैसा कभी लेती है तो सीधी सी बात है जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे हम लोगों को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक से पैसा लेने जाते हैं, अगर बाय द वे जो आदमी बैंक से पैसा लेने जा रहा है वो कहीं पर नौकरी नहीं करता, उसके नाम से कोई अगर प्रॉपर्टी नहीं है, अगर उसके नाम से कोई एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है, तो बैंक उसको उधार नहीं देती। लेकिन आप कल्पना करें, आप किसी मकान के मालिक हैं, आपके पास 2-4 एकड़ जमीन है, आप एक प्रतिष्ठित आदमी हैं, यानी आप फ्रॉड आदमी नहीं है। जब आप बैंक के पास उधार लेने जाएंगे, अगर बाय द वे अगर आप ITR नहीं भर रहे हैं, जिनको इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, तो बैंक वाले आपको उधार देते हैं, लेकिन आपसे एक चीज क्या कहते हैं कि आपके पास जो कागज है, आपके पास जो जमीन है, आपके पास जो मकान है, उसी मकान का कागज आप हमारे पास गिरवी रख दीजिए, मॉर्गेज कर दीजिए। हम अपने क्या करते हैं, हमको बैंक से ऋण लेना है, हम बैंक में क्या करते हैं, अपने कागज जमीन के जो कागजात हैं, जो अपने
प्रॉपर्टी के जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स है, हम बैंक में ले जाके मॉर्टगेज करते हैं यानी बंधक रखते हैं या गिरवी रखते हैं, बैंक हमको लोन दे देती है। वो जो कागज है जमीन से जुड़ा हुआ, आपके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, वो जो कागज है वो क्या कर रहा है, आपको लोन दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। लोन कौन दे रहा है? बैंक, लेकिन वो कागजात आप बैंक में गिरवी रखते हैं। कुछ इसी तरीके से ये जो जब आप कभी ट्रेजरी बिल या WMA वगैरह की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखें, ये कुछ सरकारी कागजात हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्हीं कागजात के माध्यम से, इन्हीं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से सरकार क्या करती है, किसी को अपना माध्यम बनाती है। जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए बैंकों को माध्यम बना लेगी और वो क्या करेगी, जनता से उधार ले लेगी, जनता से उधार ले लेगी यानी वो बारोइंग कर लेगी। तो एक लाइन में भी आप बहुत आसान भाषा में समझें, वो चाहे ट्रेजरी बिल हो चाहे WMA हो, ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके की माध्यम से सरकार बैंकों को माध्यम बना के जनता का पैसा आपसे उधार ले लेती है। यानी उधार लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेब्ट्स, यानी उधार लेने का एक माध्यम है। जैसे हमने आपसे कहा कि आपके पास जमीन का कागज है, तो वो जमीन का कागज हमको बैंक से लोन दिलाने में मदद कर रहा है। अब मतलब क्या हुआ, संचित निधि में पैसा आया, इतनी बड़े क्वांटिटी में, इतनी बड़ी मात्रा में, जब ह्यूज अमाउंट में संचित निधि में पैसा आएगा तो वो पैसा संचित निधि में जो आया वो आखिर पैसा है किसका? तो पैसा किसका है? सीधी सी बात है, हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, हमने गवर्नमेंट को उधार दिया, तो इसका मतलब वो पैसा किसका है? जनता का पैसा जमा है। अब अगर मान ली इस जनता के पैसे को सरकार यानी संचित निधि से निकाल के इसको खर्च करना चाहती है, सरकार इसको निकाल के खर्च करना चाहती है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी मात्रा में पैसा जनता का लगा हुआ है, तो सरकार की कुछ जवाबदेही बनती है कि इस फंड से पैसा निकाल के सरकार उसका अनावश्यक खर्च ना करे, उसको अनवांटेड जगहों पे खर्च ना किया जाए, वहां खर्च किया जाए जो बहुत ही जरूरी है। अब मतलब क्या हुआ, संचित निधि से में जो पैसा आ रहा है वो चूंकि जनता का पैसा है, इसीलिए, और भारत में क्या है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कौन है? वो आप जानते हैं, वो जनता है। तो सीधी सी बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता सबसे बड़ी है, और जनता का पैसा कहाँ जमा है? कंसोलिडेटेड फंड में जमा है। और जनता के प्रतिनिधि कहाँ पे जा रहे हैं? विधायिका में जा रहे हैं। यही विधायिका के ही लोग बाद में मंत्री बनते हैं जो कि पैसा खर्च करते हैं। तो सीधी सी बात है, जनता के पैसे को अगर सरकार खर्च करना चाहती है तो एक बार जनता के दरबार में यानी सदन में सरकार को उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए संचित निधि से फंड निकाल के खर्च करने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक तरीका निकाला कि जब भी कभी सरकार यानी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को पैसा निकालना हो संचित निधि से, तो पैसा निकाल के जो खर्च किया जा रहा है वो पैसा भी जनता का ही है। क्योंकि जनता है, जनता ही सर्वोपरि है, तो जनता का पैसा अगर कौन खर्च करना चाहती है? मंत्रिपरिषद खर्च करना चाहती है। तो जो जनता का जो दरबार है, आप आसान भाषा में कहें, जो जनता, जो विधायिका है, जो हमारे जहाँ पे प्रतिनिधि हैं, जिनको हमने जिताकर सदन में भेजा है, एक बार आप उनसे पूछ लें कि हम पैसा ये खर्च करें कि ना करें। जब ये परमिशन आपको दे दें तब ले जाके आप संचित निधि से पैसा निकालें। क्लियर? कंक्लूजन क्या निकला मित्रों? कंक्लूजन ये निकला कि संचित निधि में काफी बड़ी मात्रा में पैसा आता है। एक बात, पैसा किसका आ रहा है? जनता का आ रहा है। किस माध्यम में आ रहा है? चाहे वो जनता टैक्स के रूप में पैसा दे दे, चाहे वो पैसा आप सरकार को आप उधार के रूप में दे दें। इसका मतलब क्या हुआ कि संचित निधि में आने वाला पैसा है वो जनता का ही पैसा है। अब जनता के प्रतिनिधि कहाँ पे चुन के जा रहे हैं? जिनको हमने चुनाव में जिता के भेजा है वो लोकसभा और राज्यसभा में जा रहे हैं। अब चाहे हम उनको डायरेक्टली भेज दें चाहे इनडायरेक्टली भेज दें, एक तरीके से विधायिका क्या है? जनता का दरबार है, जहां पे जनता के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। अब इन्हीं प्रतिनिधियों में से जिनको बहुमत मिलता है वही मंत्रिपरिषद यानी सरकार बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वही कार्यपालिका है। अब सरकार क्या कह रही है? हमको सड़क बनाना है, हमको पैसा चाहिए। तो अगर सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, कहां से पैसा चाहिए? संचित निधि से। तो संचित निधि से पैसा निकालना है, तो चूंकि ये जनता का पैसा है, इसीलिए जो जनता का दरबार है, जो विधायिका है, जहां पे जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे जाके एक बार सरकार पूछ ले कि यहां से हम पैसा बाबूजी निकाल लें कि न निकालें। तो पूछने के लिए जो विधेयक सदन में लाया जा रहा है उसी का नाम विनियोग विधेयक है। और जब वही विनियोग विधेयक ये लोग पास कर देते हैं, तब सरकार इस बात के लिए
अधिकृत हो जाती है, एथराइज हो जाती है कि भैया आप संचित निधि से पैसा निकाल के खर्चा कर दें। क्लियर? अब मित्रों आगे थोड़ा सा चलते हैं। बात अभी संचित निधि की हो गई। अब इसी चीज में आपको दूसरी चीज बताई गई थी, आपने लिखा था आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड। आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी फंड। मित्रों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा फंड है जहां से पैसा निकाला जाएगा, लेकिन कब निकाला जाएगा? जब कोई आकस्मिक या अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड कोई घटना घट गई हो, कोई आपदा यानी कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, तब यहां से पैसा निकाला जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखें, जिन 3 फंडों का हमने आपसे जिक्र किया, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा खाता, उन दोनों में से केवल संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सरकार को यानी कार्यपालिका को विधायिका से अनुमति लेनी पड़ती है। आकस्मिक निधि और लोक लेखा से या सार्वजनिक खाता से यानी पब्लिक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए विधायिका के परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब आकस्मिक निधि में जो पैसा निकाला जाएगा, किसके लिए निकाला जाएगा? कोई ऐसा काम आ गया यकायक जो कि बहुत ही आकस्मिक है, जिसका पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं था, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, कहीं पे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, लैंडस्लाइडिंग यानी हिमस्खलन हो गया, सरकार को एकाएक फंड से पैसा निकालने की जरूरत है, तो आकस्मिक निधि से पैसा निकालती है। मतलब क्या हुआ? खर्च कैसा है? खर्च बहुत ही आवश्यक किस्म का है, बहुत ही नेसेसरी है, निकालना जरूरी है। और वो पैसा कहां से निकाला जा रहा है? कॉन्टिजेंसी फंड से निकाला जा रहा है। कॉन्टिजेंसी फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद या राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्यों जरूरत नहीं होती? तो मित्रों उसका जवाब ये है, आप जरा कल्पना सोचें, आप जरा कल्पना करें कि भारत के किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, लैंडस्लाइडिंग की घटना घट गई, वहां पे बहुत सारे लोग, वहां पे सड़कें टूट गई, लोगों का घर गिर गया। ऐसी कोई भी आपदा अगर आ जाएगी तो सीधी सी बात है, वहां पे पहला सरकार का काम क्या होगा कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं यानी जो जनता है, प्रभावित हो लोगों को बचाया जाए और तत्काल उनके लिए कोई न कोई उपाय किया जाए ताकि वो अपना जीवन आराम से जी सकें। इसका मतलब क्या हुआ? पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मान ले पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार अगर पैसा निकाल रही है कहां से? कॉन्टिजेंसी फंड से, और वही हम संचित निधि वाली व्यवस्था डाल दे कि परमिशन लेनी पड़ेगी अप्रूवल से, तब तो मित्रों बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। आफत क्या खड़ी हो जाएगी? पता लगा पैसा निकालना है सदन से, तो सदन से पैसा कब निकलेगा? हाउस से पैसा कब निकलेगा? जब कोई सत्र चल रहा होगा, सेशन चल रहा होगा। सेशन 3 चलते हैं। पता लगा सदन को पैसा निकालना चाहती है कि जम्मू कश्मीर या भारत के किसी राज्य में हमको 10,000 करोड़ भेजना है या 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ भेजना है, तो इसका मतलब पहले विधेयक लाया जाएगा। कौन सा? विनियोग विधेयक। सत्र पता लगा, उसके लिए सत्र का चलना जरूरी। पता लगा सत्र चल ही नहीं रहा, न बजट सत्र चल रहा है, न मानसून सेशन चल रहा है, न शीतकालीन सत्र चल रहा है, यानी ना तो विंटर सेशन चल रहा है। तो अगर सत्र चलेगा नहीं तो विधेयक आएगा नहीं, विधेयक आएगा नहीं तो पैसा निकलेगा नहीं। तब तो पता लगा हमको पैसा भेजना जरूरी था, 10 मरे थे, हजारों मर जाएंगे, पता नहीं कितने का नुकसान होगा। तो संविधान निर्माताओं ने तुरंत व्यवस्था क्या की कि आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना है सरकार को, तो अप्रूव पार्लियामेंट का या विधायिका का या लेजिस्लेचर का की स्वीकृति लिए बगैर, उसका अप्रूवल लिए बगैर सरकार पैसा निकाल के खर्चा कर दे। एक बात ध्यान रखें। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, जब कभी भी आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाएगा, तो जब पैसा निकाल के सरकार उसको खर्च करेगी, तो आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि आकस्मिक निधि यानी कॉन्टिजेंसी जो फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड, इस आकस्मिक निधि में पैसा कितना रखा गया है? यह सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, कितना पैसा रखा गया है? तो मित्रों इसका जवाब यह है कि इस अकाउंट में पहले केवल 500 करोड़ रुपए रखा गया था। अब प्रेजेंट टाइम इसमें जो पैसा रखा गया है वो 30,000 करोड़ रुपए रखा गया है। वर्तमान में यह व्यवस्था कब से शुरू की गई, आपको यह भी बताते चलें कि जब केंद्र में 2021-22 का जब बजट आया था, केंद्रीय बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट आया था कि 2021-22 का, तो इसी बजट में आकस्मिक निधि में जो पहले 500 करोड़ रखा गया था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 30,000 करोड़।
अब दो बात ध्यान में रखें, एक, संचित निधि से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात ध्यान में रखें, पैसा कब निकाला जाएगा, तो ये ध्यान में रखें कि पैसा तब निकाला जाएगा जब हमारे देश के ऊपर कोई एकाएक कोई आकस्मिक आपदा आ गई हो, एक ऐसी आपदा, एक ऐसा डिसास्टर आ गया हो कि जिसका कि पहले से अनुमान लगाना संभव ना हो। तो उस आपदा के आने से जो नुकसान हुआ है, उसी नुकसान से तत्काल राहत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए इस फंड से पैसा निकालने की व्यवस्था रखी गई है। तीसरी बात ये ध्यान में रखें कि इस निधि से पैसा निकालने के लिए जो इसमें पैसा रखा गया है वो पहले 500 करोड़ रुपए था। आज की तारीख में यानी प्रेजेंट टाइम में इसमें जो अमाउंट रखा गया है वो 30,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये 500 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ कब रखा गया, जब केंद्र सरकार में 2021-22 का केंद्रीय बजट आया, आम बजट आया, जनरल बजट आया, तो उसी बजट में इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। तीसरी बात ये ध्यान में रखें, आकस्मिक निधि से पैसा निकालते समय अप्रूवल क्यों नहीं लिया जाता, अप्रूवल लिया जाएगा तो उसमें बड़ा समय लग जाएगा, तब तक जो आपदा आने की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है उससे और ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाएंगे, और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए अप्रूवल लेने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये बात मित्रों जरूर ध्यान में रखें कि आकस्मिक निधि से पैसा जितना निकाल के खर्चा किया गया, जैसे आपको ये बताया गया कि इसमें जो पैसा इसमें रखा गया है वो 30,000 करोड़ रुपए है। मान लें किसी राज्य के ऊपर कोई आपदा आ गई, सरकार ने क्या किया कि उसमें से 10,000 करोड़ रुपए तुरंत पार्लियामेंट का अप्रूवल लिए बगैर उसने क्या किया, जहां पे घटना घटी थी वहां पे उसने 10,000 करोड़ रुपए भेज दिया। अब एक बार वहां पर राहत कार्य शुरू हो जाएगा, जो रिलीफ वाला काम हो रहा है, जनता को राहत देने वाला वो काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद सरकार क्या करेगी कि इसी 10,000 करोड़ रुपए का एक विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल बनाएगी, विनियोग विधेयक तैयार करेगी। विनियोग विधेयक को कहां पे लाया जाएगा, सदन में लाया जाएगा, यानी हाउस में। हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदन उसको पास कर देंगे। तो वहां से सर क्या करेगी कि उसमें से 10,000 करोड़ रुपए निकालेगी, जितना पैसा खर्चा किया गया है, और वो 10,000 करोड़ रुपए ले जाके फिर से उसी आकस्मिक निधि में डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आकस्मिक निधि में जो पैसा जमा होता है 30,000 करोड़ रुपए, ये हमेशा यही मेंटेन रहता है। बस फर्क इतना है कि यहां से जब पैसा सरकार निकाल के खर्च करती है, जैसे किसी राज्य में या कहीं पे कोई आपदा आ गई, कोई आकस्मिक घटना घट गई, तो एक बार सरकार तुरंत निकाल के पैसा भेजेगी बिना पार्लियामेंट का अप्रूवल लिए हुए। लेकिन बाद में क्या करेगी कि जितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाला गया है वो पैसा पूरा, चूंकि वो सरकार ने खर्चा किया है तो पूरा उसका डिटेल तैयार करेगी, जिसको हमने आपसे कहा ना कि खर्च का विवरण, डिटेल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसी को नाम क्या दिया गया, विनियोग विधेयक। तो सरकार क्या करेगी कि 10,000 करोड़ रुपए के बराबर एक विनियोग विधेयक तैयार करेगी। विनियोग विधेयक सदन में लाया जाएगा, उसको दोनों सदन पास करेंगे, सदन पास कर देंगे, प्रेसिडेंट साइन करेगा, और प्रेसिडेंट जब साइन करेगा तो क्या करेगा, वो 10,000 करोड़ रुपए कहां से निकाल लिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड से यानी संचित निधि से। और संचित निधि से पैसा निकाल के ले जाके किस में जमा कर देंगे, सीधे जो आपकी आकस्मिक निधि है, यानी जो आपकी कॉन्टिजेंसी फंड है। अब इसका एक लाइन का सीधा मतलब क्या हुआ कि संचित निधि में पैसा कहां से आया, हमने आपको 4 तरीका बताया। आकस्मिक निधि में पैसा कहां से आ रहा है, संचित निधि से आ रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इस सेशन का आखिरी हिस्सा है। वो क्या था, आपने लिखा था लोक लेखा खाता। लोक लेखा खाता या सार्वजनिक खाता, अंग्रेजी में आपने इसको लिखा, ये पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट। मित्रों 2-3 बात ध्यान में रखें। एक, पहली बात, यहां से भी पैसा निकालने के लिए सरकार को संसद या विधायिका से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ध्यान में रखें, वो ये कि आकस्मिक निधि, लोक लेखा खाते में पैसा आता कहां से है। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे आप कहते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। जब आप जॉब में होते हैं
तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के रूप में सरकार काटती है। वो कहाँ पे जमा हो रहा है? पीएफ में, यानी भविष्य निधि खाता में। ये ध्यान में रखिए, अगर वो केंद्र सरकार का एम्प्लॉई है तो केंद्र के लोक लेखा खाते में जाएगा, राज्य सरकार का एम्प्लॉई है तो राज्य सरकार के लोक लेखा खाते में जाएगा। तो पैसा कहाँ से आया? जैसे आपके पीएफ का पैसा जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है यानी जो डाकघर हैं, वहां पे लघु बचत स्कीमें चलती हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम या लघु बचत योजनाएं। यहाँ पे जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो भी पैसा कहाँ पे जमा हो जा रहा है? लोक लेखा खाते में चला जा रहा है। इसी तरीके से एक ही चीज और होती है, उसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सर्टिफिकेट, यानी डाक घर जमा प्रमाण पत्र। डाक घर जमा प्रमाण पत्र, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जहां से पैसा कहां पे आ रहा है, जो पैसा जमा हो रहा है वो कहां पे जा रहा है लोक लेखा खाते में। अब आपका सीधा सा सब वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि लोक लेखा खाते में पैसा कहां से आएगा? पीएफ के रूप में, यानी भविष्य निधि के रूप में आएगा। जो जनता के द्वारा लघु बचत योजनाओं में पैसा जमा किया जाता है, जैसे आप कहते हैं ना आरडी वगैरह, हम उसको जो बैंक पोस्ट ऑफिस वगैरह में खुलवाते हैं, वहां पे जो पैसा जमा है वो आएगा। डाकघरों में स्कीमें चलती हैं जिनको कहा जाता है डाकघर जमा प्रमाण पत्र, यानी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सर्टिफिकेट। वहां से जो पैसा आ रहा है वो वहां पे जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे स्रोत हैं जहां से पैसा लोक लेखा खाते में या सार्वजनिक खाते में या पब्लिक अकाउंट में आता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक लेखा खाते की दो बड़ी विशेषताएं यानी दो साइलेंट फीचर होते हैं। वो विशेषताएं क्या हैं? चलें थोड़ा चर्चा करते हैं। देखें, जो पब्लिक अकाउंट है यानी जो सार्वजनिक खाता है, इसमें जो दो बड़ी फीचर्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं इसकी, उन विशेषताओं पे भी थोड़ा आपसे डिस्कशन जरूरी है। दो विशेषताएं हैं। एक, इस अकाउंट में जो पैसा जमा होगा यानी पब्लिक अकाउंट में, लोक लेखा खाते में, उसकी पहली विशेषता यह होती है कि इसमें जो पैसा होगा वो ब्याज युक्त देयता होगा, यानी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट। ये ब्याज युक्त देयता होती है किसकी? सरकार की। ये सरकार के लिए क्या है? तो ब्याज युक्त देयताएं हैं, यानी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट। मतलब क्या है बताते हैं। इसकी दूसरी विशेषता क्या होती है कि इस खजाने में, इस निधि में, इस फंड में जो पैसा जमा होगा, सरकार उसकी एक न्यासी, जिनको आप कहते हैं ट्रस्टी, एक ट्रस्टी की हैसियत से उसकी देखभाल करता है, उसका रख रखाव करता है, उसके मेंटेनेंस करता है। ध्यान रखें, न्यासी के रूप में देखभाल करता है, बैंकर के रूप में उसकी देखभाल नहीं करता। बैंकर्स के रूप में देखभाल नहीं करता है। थोड़ा ध्यान देते चलें। हमने आपसे क्या कहा? पब्लिक अकाउंट की दो विशेषता होगी। एक, इसमें जो पैसा जमा होगा वो सरकार के लिए क्या है? लायबिलिटी विद इंटरेस्ट, ब्याजयुक्त देयता है। मतलब क्या है अभी आपको बताते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जमा होगा, सरकार उसकी देखभाल, उसका रखरखाव एक न्यासी के रूप में करती है, एक ट्रस्टी के रूप में करती है, बैंकर्स के रूप में नहीं करती। इस शब्द का मतलब क्या है अभी आपसे डिस्कस करते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि पब्लिक अकाउंट यानी लोक लेखा खाते में जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहां से आया? हमने आपको एक उदाहरण दिया, पीएफ के रूप में पैसा आया, यानी भविष्य निधि के रूप में पैसा जमा हुआ। तो आपने विशेषता में एक लाइन क्या लिखी कि ये सरकार के लिए ब्याजयुक्त देता है, यानी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट है। आप जरा सोचिए, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपकी सैलरी का एक हिस्सा सरकार पीएफ के रूप में काट लेगी। जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए कि आपकी सैलरी 40,000 है, फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने कहा हम आपसे 12% पीएफ काटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 12% पीएफ काटा गया 40,000 की सैलरी पे, तो 12 चौक 48। इसका मतलब ये हुआ 4800 रुपए सरकार के पास जमा हो गया, सरकार के पास जमा हो जाएगा। और जो
अब पैसा इसमें से बचा, यानी 40,000 में से 4,800 घटाने के बाद आपके पास अमाउंट कितना बचा? तो इसका मतलब ये हो आपके पास लगभग जो पैसा आएगा वो आएगा कितना आएगा जरा बताओ तो। 40,000 में से 4,800 घटा दिए 5,000, यानी लगभग 52, हाँ 35,200। इसका मतलब ये हुआ ये 35,200 रुपए ये आपके पास आया, यानी जो जॉब में है आपके पास आएगा। ये जो 4800 रुपया है ना, ये तो सरकार लेके जा रही है, सरकार ये आपसे उधार ले रही है। यानी अगर आपसे सरकार ये उधार ले रही है तो सीधी सी बात है सरकार इस उधार पे आपको क्या देगी? ब्याज देगी। जब आप पैसा ही निकलवाएंगे तो आपने लाइन क्या लिखी कि लोक लेखा खाते में पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जमा होगा वो सरकार के लिए क्या है? तो आपने क्या लिखा? ब्याज युक्त देयता है। देयता मतलब उधारी, ब्याज युक्त देयता है। मतलब क्या हुआ? जैसे पीएफ के रूप में सरकार ने आपसे पैसा लिया, वो सरकार आपसे उधार लेती है, उस पर आपको ब्याज देके तब उसका भुगतान करती है। अगर मान ले पोस्ट ऑफिस में आपने कोई पैसा जमा किया है, तो जब पैसा आप जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो मित्रों आप इसको जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस आपको उसके ऊपर ब्याज देता है। तो आपने पहली लाइन क्या लिखी थी कि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा जमा होगा उसकी पहली खूबी क्या है कि वो सरकार के लिए लायबिलिटी विद इंटरेस्ट है, यानी ब्याज युक्त देता है, यानी एक ऐसी जमा है जिस पर सरकार आपको ब्याज का भुगतान करती है। दूसरी लाइन उसमें आपने क्या लिखी थी कि पब्लिक अकाउंट में जो भी पैसा जमा होगा वो पैसा, उस पैसे की देखभाल सरकार किस रूप में कर रही है? तो आपने क्या लिखा है? ट्रस्टी के रूप में करती है, एक न्यासी के रूप में करती है, बैंकर्स की तरीके से उसकी देखभाल नहीं की जाती। मतलब क्या होता है मित्रों, जरा समझे। आप जरा सोचें, जो हमने अभी आपको यहाँ पे उदाहरण दिया, हमने आपसे कहा कि 4800 रुपए सरकार ने आपके वेतन से काट लिया, ये पैसा आखिर आपका है ना ये। अब ये सरकार के पास जमा कहां पे हो गया? भविष्य निधि में, यानी प्रोविडेंट फंड में। तो जो भविष्य निधि है इसकी देखभाल कौन करता है? तो मित्रों आप जानते होंगे उसके लिए एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसको कहा जाता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते होंगे ईपीएफओ की वैकेंसी आती है, एक वैकेंसी आती है जिसमें जो परीक्षा कराई जाती है उसको संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कराता है। एक वो भी वैकेंसी आती है जो छोटे पद होते हैं जिसको एसएससी कराता है। ये वैकेंसी बराबर आती है। आप देखते होंगे इसमें बहुत सारे फॉर्म डाले जाते हैं, लोग इसमें जाके फॉर्म डालते हैं और परीक्षा देकर नौकरी में आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ? भविष्य निधि के रूप में जो पैसा आपका जमा हुआ है सरकार के पास, उसकी देखभाल कौन कर रहा है? ईपीएफओ। अब प्रश्न ये है कि ईपीएफओ किसके अंडर में काम करता है मित्रों? तो ये ध्यान में रखें, आपसे सवाल पूछा जाता है तो उसको आप क्या बताएंगे? केंद्रीय श्रम मंत्रालय। केंद्रीय श्रम मंत्रालय यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ईपीएफओ किसके अंडर में काम करेगा? श्रम मंत्रालय के अधीन में काम करेगा। यह ध्यान में रखें, यही ईपीएफओ इस प्रोविडेंट फंड यानी ये यूं कह लें पब्लिक अकाउंट की देखभाल करता है। इसमें जो भी पैसा जमा होता है भविष्य निधि में, सरकार उसको कहीं ऐसी जगह खर्च नहीं कर सकती है जहां पे रिस्क ज्यादा हो। क्यों? इसलिए कि जनता की कमाई का, वो एम्प्लॉइयों की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसको किसी ऐसी जगह सरकार नहीं खर्च कर सकती है जहां पे रिस्क ज्यादा हो। पता लगा सरकार ने पैसा तो खर्च कर दिया लेकिन बाद में उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर एक तरीके से पूरा नियंत्रण लो। इसी ईपीएफओ का होता है। यह ईपीएफओ ये तय करता है कि आपका भविष्य निधि में जो पैसा जमा हुआ है उस पर आपको कितना ब्याज दिया जाए। पैसा जो सरकार खर्च करेगी तो कहाँ खर्च करेगी, कोई उसमें रिस्क ना हो, इस बात को स्पेशली ध्यान में रखा जाता है। अब मित्रों अपने इस आज के सेशन को, लेक्चर को यहीं पे कंसाइज करते हैं। हम लोगों ने 3 अकाउंट के ऊपर जिक्र किया। हम लोगों ने 3 अकाउंट नहीं, आप कह लें 3 निधियों के ऊपर हमने चर्चा की आज, फंड के ऊपर, कोष के ऊपर। उन तीनों के उसके विषय में एकदम एक लाइन में पूरा मैटर कंक्लूड करते हैं। आपने लिखा था संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड,
फिर आपने लिखा था आकस्मिक निधि कॉन्टिजेंसी फंड, और फिर आपने लिखा था लोक लेखा खाता यानी पब्लिक अकाउंट या सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट। ब्रीफ में आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। संचित निधि के विषय में हम लोगों ने जिक्र किया कि संचित निधि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की होगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया गया इस अकाउंट का जो मुखिया होगा, चीफ होगा, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल होगा। तीसरा पॉइंट आपको ये बताया गया था कि संचित निधि से कोई भी पैसा अगर निकाल के खर्चा किया जा रहा है तो उसके लिए विधायिका यानी लेजिस्लेचर से अनुमति लेना या उस अप्रूवल लेना जरूरी है। यहाँ पे विधायिका से मतलब किसका हुआ? अगर आप केंद्र की बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा से है, और राज्य की अगर आप बात करेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद से है। अगली बात आपको क्या बताई गई थी कि संचित निधि से अगर पैसा सरकार निकाल के खर्च करना चाहती है तो सदन में विधेयक लाना पड़ेगा। तो कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। जब वो विधेयक सदन में लाएंगे, सदन उसको पास कर देगा, प्रेसिडेंट या राज्यपाल साइन कर देंगे, तब उस विधेयक से उस संचित निधि से पैसा निकाल के खर्च किया जाएगा। आगे आपको ये बताया गया था कि विनियोग विधेयक क्या है। हमने आपसे जिक्र किया कि विनियोग विधेयक वह विधेयक होता है, एप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा बिल है जिसमें सरकार के खर्च का विवरण दिया जाता है, यानी डिटेल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मान ली यही विनियोग विधेयक सदन से पास ना हो तो सरकार इस संचित निधि से पैसा निकाल के खर्च नहीं कर सकती है। आपको ये बताया गया कि संचित निधि से पैसा निकाल के खर्च करने के लिए विनियोग विधेयक जो लाया जा रहा है, विनियोग विधेयक विधायिका से पास करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमने आपको इसका जवाब दिया कि संचित निधि में जो पैसा जमा हो रहा है वो जनता का पैसा जाता है, काफी भारी भरकम मात्रा में पैसा जाता है। अब अगर मान लो जनता के जमा किए गए पैसे को सरकार खर्च करना चाह रही है तो जनता के दरबार से यानी विधायिका से उसका अप्रूवल लेना जरूरी है, ताकि सरकार इस पैसे को, जो जनता का पैसा है, उसको अनावश्यक जगहों में खर्चा ना कर पाए। इसीलिए एक तरीके से कह लें वित्तीय नियंत्रण होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। किसका? विधायिका का यानी लेजिस्लेचर का। किसके ऊपर नियंत्रण होता है? सरकार यानी मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के ऊपर होता है। क्लियर? आगे हमने आपसे क्या जिक्र किया था? कॉन्टिजेंसी फंड है। हमने आपसे बताया था कि कॉन्टिजेंसी फंड में जो पैसा जमा होता है उस पैसे को निकालने के लिए संसद से या विधायिका से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। इस फंड में पैसा कहां से आता है? हमने आपसे कहा था कि कॉन्टिजेंसी फंड से कोई भी पैसा सरकार जब निकालती है तो तब निकालती है जब किसी ऐसी कोई हमारे देश में कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसका कि पहले से कोई अनुमान लगाना, कोई भी प्रोडिक्शन करना संभव ना हो। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कोई हिमस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग हो गई, वहां पे काफी भारी मात्रा में नुकसान हो गया, तो वहां पे तुरंत राहत कार्य यानी रिलीफ का कैंप लगाया जाना जरूरी होता है। तो वहां पे पैसे की जरूरत होगी। पैसे की जरूरत होगी तो सरकार तुरंत क्या करेगी? इसी का आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के तुरंत वहां पे भेजेगी, क्योंकि अप्रूवल लेना नहीं है तो देर नहीं होती है। लेकिन जितना पैसा आकस्मिक निधि से निकाल के सरकार ने खर्चा किया है, हमने आपको बताया बाद में उतने का एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक तैयार किया जाएगा, सदन में लाएंगे, सदन पास करेगा, उतना पैसा संचित निधि से निकाल के किस में ले जाके जमा कर देंगे? आकस्मिक निधि में। आपको ये बताया गया कि आकस्मिक निधि में पहले 500 करोड़ रुपए रखा गया था, आज की तारीख में ये अमाउंट 30,000 करोड़ रुपए का है, यानी पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना है। तीसरे में आपको ये बताया गया कि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा होता है, यहां से भी अगर सरकार पैसा निकाल के खर्च करना चाहती है तो पार्लियामेंट या विधायिका या लेजिस्लेचर के परमिशन की जरूरत नहीं होती, यानी विनियोग विधेयक सदन में नहीं लेके आना है। सार्वजनिक खाते में जो पैसा जमा होगा वो पैसा कहां से आएगा? हमने आपको उदाहरण दिया, जो पीएफ के रूप में पैसा आता है, जनता के द्वारा जो लघु बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी जिसको आप स्मॉल सेविंग स्कीम कहते हैं, जो डाकघर जमा प्रमाण पत्र है यानी जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, उसमें जो पैसा जमा होता है वो सारे पैसे कहाँ पे डाले जा रहे हैं? वो पब्लिक अकाउंट में आ रहा है। पब्लिक अकाउंट के विषय में हमने आपको बताया इसकी दो विशेषताएं होती हैं। एक, इसमें जो पैसा जमा होता है वो सरकार के लिए ब्याज युक्त देयता यानी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट है, यानी सर जो भी पैसा जमा होगा सरकार उसके ऊपर आपको विधिवत ब्याज का भुगतान करेगी। दूसरा आपको ये बताया गया कि इस अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है मित्रों, उस पैसे की देखभाल सरकार एक ट्रस्टी यानी न्यासी के रूप में करती है, बैंकर्स के रूप में नहीं करती। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस फंड में जो भी पैसा जमा होगा उसके लिए एक संगठन बनाया गया है जिसको हमने आपसे कहा था ईपीएफओ है,
एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये किसके नेतृत्व में या किसके अंडर में काम कर रहा है, तो हमने आपको बताया था वो काम करता है केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अधीन में काम करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। यही ऑर्गेनाइजेशन ये तय करता है कि इस संचित निधि, वो इस लोक लेखा खाते में जो पैसा जमा है इसमें लोगों को कितना % इंटरेस्ट देना है, ये तमाम जो चीजें होती हैं ये ऑर्गेनाइजेशन तय करता है। ठीक है, यहां से भी पैसा निकालने के लिए सरकार को किसी भी तरीके के पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। मित्रों, यहां पे आपको केवल एक चीज और बता दें कि इनकी जो संविधान में व्यवस्था डाली गई उसके लिए एक आर्टिकल रखा गया है। वो आर्टिकल ये है कि जो अनुच्छेद 266 है, उस 266 में फर्स्ट और सेकंड 2 सब क्लॉज हैं, इसमें लोक लेखा खाता यानी सार्वजनिक खाता है, पब्लिक अकाउंट है, और इसमें जो रखा गया है वो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है। और जो आर्टिकल 267 है उसी में आकस्मिक निधि यानी कॉन्टीजेंसी फंड का जिक्र किया गया है। तो आज इस सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो अपने यहाँ जो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है वो पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्यों जब सदन में स्पीकर बनाया जाता है चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, तो सत्ता पक्ष यानी जिस राजनीतिक दल को, जिस गठबंधन को बहुमत मिला हुआ है वो क्यों चाहता है कि हमारी ही पार्टी का सदन का स्पीकर होना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इतनी देर तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपको पसंद आया नहीं आया, आप पूरा कमेंट करने के लिए आज़ाद हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं, हम अपने मिशन में, हम आपको बताने में, हमें जो कुछ आता है आप तक शेयर करने में, कितने सफल हुए हैं कितने सफल नहीं हुए हैं ये बताने का काम आपका होता है। इतनी देर तक आप लोगों ने हम इस वीडियो को देखा, तसल्ली बख्श तरीके से, इत्मीनान से देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और नई चीज़ें लेके आएंगे जो आपके साथ शेयर करेंगे। मित्रों, ये ध्यान में रखें, हमारा फोकस पूरी तरीके से इस बात पर है कि जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, जो भी कंपटीशन हो रहे हैं, उस कंपटीशन में जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब आपको हमारे लेक्चर में मिलना चाहिए। वो परीक्षा चाहे फिर छोटी हो या फिर चाहे बड़ी हो। बाकी नए सेशन में फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।